हम्म। आप खुद अच्छे काम करोगे, किसी को। जी, चालू करें बहन जी। नमस्कार सभी को। रोहिणी जी 2 मिनट रुक जाते हैं बस। 8:30 पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब बस मैं देखूँ उनको होता है। बहन जी चालू करें ना। 1 मिनट रुक आज। जाइए। दीपक जी जुड़ रहे हैं, तो वो जुड़ जी जाए जी फिर तुरंत शुरू करते हैं। जी जी। नीलिमा, शुरू करवाते हैं, तब तक में जुड़ जाएंगे। अभी पहले अपना शांति पाठ, थोड़ी सूचना वगैरह देना शुरू कर सकते नमस्कार।
मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब। और भी बहन शुरू करिए ना। ठीक है, बस सूचनाएं अब। भी देते रहिए। हाँ जी हाँ हाँ, दीपक जी जुड़ गए। दीपक जी के जुड़ने के ही हम इंतजार कर रहे थे। 1 मिनट का इंतजार दीजिए, समय दीजिए बस। जुड़ नमस्कार गया सभी हूँ। को। हाँ हाँ, देखा दीपक जी मैंने आपको। नमस्कार सभी को। अब मैं रोहिणी जी से, जो कि कहूंगी कि वो संचालन करेंगे आज की बैठक का। नमस्कार रोहिणी जी। जी जी। पीएसजी बेस्ट मैनेजमेंट उपक्रम की इस अखिल भारतीय बैठक में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं रोहिणी प्रसाद विश्वकर्मा, कचरा प्रबंधन आयाम प्रमुख महाकौशल प्रांत, अपने इस बैठक का प्रारंभ शांति पाठ के साथ में करेंगे। श्रीमती योगिनी बापट जी, आप कोलकाता प्रांत की कचरा प्रबंधन प्रमुख हैं। आपसे आग्रह है कि आप शांति पाठ लेंगे। जी। योगिनी जी। हाँ जी। सभी को नमस्कार। अपनी अपनी जगह पे सीधा बैठेंगे सब। शांति पाठ करा रही हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बैठक प्रारंभ उससे पहले कुछ आवश्यक सूचना है, कृपया सभी ध्यान दें। सभी बंधु अपना स्पीकर म्यूट करके रखेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसे बीच में न पूछकर आप उसे चैट बॉक्स में लिख देंगे, या अंतिम में आपको अलग से समय दिया जाएगा, तो आपको अवसर प्राप्त होगा, उस समय आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अब आज के जो हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता हैं, उनके परिचय के लिए मैं डॉक्टर सुबोध कुमार कर्मा जी से आग्रह करूंगा। आप उड़ीसा प्रांत बेस्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रमुख हैं। आपसे आग्रह है कि आज के मुख्य वक्ता का आप परिचय कराएंगे। डॉक्टर सुबोध जी। म्यूट करें। नमस्ते भाई साहब, सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हमारा प्रोग्राम बायो एंजाइम के अतिथि है भाई दीपक जी मोरताले। दीपक जी मोरताले, आप नांदेड़ महाराष्ट्र के निवासी हैं। मूलतः आप एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में एक संशोधक के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। आप देवगिरी प्रांत के जो एनजीओ आयाम है उसके प्रांत प्रमुख के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। अभी आपने गोदावरी नदी के शुद्धिकरण हेतु बहुत सारे कार्य नदी संसद की स्थापना करके किए हैं। आपने भू संवर्धन और जल संवर्धन के क्षेत्र में भी अनेकों सारे कार्य किए हैं, और इसके लिए आप राज्य और केंद्र सरकार के तरफ से आपको बहुत सारा सम्मान भी मिला है। ग्राम विकास के क्षेत्र में आपकी ग्रामोदय नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। आपके दिन आज के दिन आप हमें ये जो बायो एंजाइम है, बायो एंजाइम के माध्यम से जल की शुद्धिकरण पर हमें उद्बोधन देंगे। भाई साहब साहब दीपक जी, भाई साहब। सभी को प्रणाम। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? एक मिनट।
स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है मेरी? जी हो रही है। सभी का स्वागत। अ, आज हम बायो एंजाइम जो है, एक छोटा सा एक उपाय है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या का समाधान करता है। इसके बारे में जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। पिछले 5 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। सॉइल वाटर एयर बायो रेमेडिएशन, तो बायो एंजाइम्स के साथ बायो एंजाइम इम्प्लीमेंट करके इसमें बहुत सारी सफलता हमने पाई है। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ये सबसे आसान और सब कर सकते हैं ऐसा तरीका है, जिसमें बायोएंजाइम एक बहुत यूजफुल रोल प्ले कर रहा है। अ, कोई भी इनोवेशन का जो कुछ रहता है शौक, तो कुछ शौक होने के बाद ही कोई आदमी इनोवेशन में जाता है या कुछ नया खोज के निकालता है। वैसे ही 13 जून 2020 में हमारे यहाँ पे गोदावरी नदी पे ये एक्वेटिक लाइफ लॉस हुआ था। तो 100% एक्वेटिक लाइफ पूरा खत्म हो गया था। इससे क्या हुआ कि पर्यावरणवादी जो पर्यावरण में काम करने वाले हमारे जैसे प्रहरी है, उन्होंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो हमें सभी को पता है कि क्यों हो रहा है। वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। बाकी ये पोल्यूशन क्यों होता है, तो हम ही करते हैं पोल्यूशन। कोई अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडस्ट्री को तो अलाउ नहीं करता है पोल्यूशन के लिए। तो अभी डोमेस्टिक पोल्यूशन ही सबसे ज़्यादा रिवर को पोल्यूट कर रहा है, जिसके वजह से रिवर हेवीली पोल्यूट हो रहे हैं। अभी ये बाकी कुछ फिगर्स है, उस पर ज़्यादा ध्यान में नहीं दूंगा आपका। हाँ, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है कि जो हमने ये जब पोल्यूशन की स्टडी की, तो हमने पाया कि 40 ग्राम केमिकल जो है पर पर्सन पर डे हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए। जिसमें हम सवेरे से टूथपेस्ट से लेके हैंड वॉश, क्लॉथ वॉश, डिश वॉश, सभी क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हम यदि कंसिडर करते हैं, तो 40 ग्राम पर पर्सन पर डे हम यूज़ करते हैं। हमारे सिटी का पॉपुलेशन अराउंड 6 लाख है। तो हमने पाया कि लगभग हम 24 टन केमिकल हर दिन नदी में विसर्जित कर रहे हैं, जिससे नदी हेवीली पोल्यूट हो रही है। यानी कि साल भर में हम लगभग 8,000 से अप्रोक्सीमेट 9,000 टन केमिकल्स, ये इतना छोटा शहर है 6 लाख पॉपुलेशन का, वो 9,000 टन केमिकल नदी में प्रोसेस कर रहा है या नदी में उसमें विसर्जित कर रहा है, जिससे नदी हेवीली पोल्यूट हो रही है। यहीं पे हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है। इस पे ध्यान दीजिए कि हम ये 40 ग्राम केमिकल जो अब आज हम यूज कर रहे हैं, उसको हमें रिप्लेस करना है। तो किस तरह से रिप्लेस करना है, अगले मेरे प्रेजेंटेशन में आएगा। तो इस पे हमने जब ध्यान आपका पूरा रिसर्च शुरू किया, तो एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो हमने जब सोचा कि इससे कुछ मशीन से होता है क्या ये पोल्यूशन कम वाटर का, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया। तो उस टाइम स्टडी करते समय हमें ऐसा पता लगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट टेक्निक जो है वाटर पोल्यूशन की है, वो जो मशीन से करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव से क्या होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव जो पास करता है, जो नीचे बॉटम लेवल में अलगी जमा होता है पानी के नीचे, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए वो ऊपर आना आता है उसके ऊपर के तल पे, और वो वाटर को वो ये होता है अलगल ब्लूम होता है। लेकिन उसका जो कॉस्ट है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता था। और उसका कॉस्टिंग हमें, हम जैसे कोई भी काम करने वाले पर्यावरण प्रेमी को, प्रहरी को, वो परवड़ता नहीं था। लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा। जो हमारे पुराने मंदिर जो है, जो नदी के किनारे रहते थे, उसका नदी के किनारे क्यों रहते थे, और वो नदी मंदिर में बेल क्यों रहती है, जो हम घंटी बजाते हैं ना, उसका हमें उत्तर मिला। उसमें हमने वो यूज नहीं किया टेक्निक, लेकिन हमारे पूर्वज कितने होशियार थे। इसमें जो आज का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासोनिक, तो हमारे पूर्वज ने हर मंदिर, हर घाट पे मंदिर बना के वहाँ पे घंटियाँ लगाई थी। और वो अल्ट्रासोनिक तब से हो बोले तो हमारे पूर्वज बहुत महान थे। उनसे हमने ये अ, उनका जो है साइंस हमने पीछे छोड़ दिया है, और हम आगे कुछ नया ढूंढ रहे हैं या किसी और को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरी मिसेज जो है, वो
वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसने कहा कि पानी एक बायोलॉजिकल घटक है और आप मशीन्स के सहारे उसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे, उसके बजाय आप इसको बायोलॉजिकली ट्रीट कीजिए जिससे पानी शुद्ध हो। तो हमें तब ध्यान आया कि ये कोई और आसान तरीका है। तब उसने बताया कि अभी जो बायोएंजाइम मेथड है जो यूज करते हैं रेगुलर, तो उसमें बनने का टाइम जो है, प्रोसेस टाइम 90 डेज का है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के उसने बताया कि यदि हम उसमें छाछ यूज करते हैं, बटर मिल्क, तो उसका प्रोसेसिंग पीरियड जो है 45 डेज तक आ सकता है, यानी कि 50% प्रोसेसिंग टाइम कम हो सकता है और इफिकेसी उतना ही रहेगा जितना आप 90 डेज में मिलता है। तो पहले तो कोई भी चीज़ यदि हम खुद करके देखते हैं तभी हम दूसरों को बता सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने खुद पहले बनाना शुरू किया। पहले हमने कुछ एक दो बैचेस खुद बनाए और वो हमने नदी के लिए, नदी शुद्धिकरण के लिए उस टाइम यूज़ किए कि उस टाइम जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर इसको हम लोगों को किस तरह से, जैसे बायोएंजाइम क्या होता है, जैसे आपको पता है पुराने मेथड में 1 पार्ट जैगरी, 3 पार्ट सिट्रस पील्स और या फ्लावर वेस्ट और 10 पार्ट पानी, ये एक एयर टाइट कंटेनर में हम 90 दिन रखते थे और 90 दिन के बाद हम उसको छाछ के यूज करते थे। उसमें हमने ऐड किया 1 पार बटर मिल्क। तो हमने क्या किया है कि जो माइक्रोब्स ग्रो किए हैं इस बायोएंजाइम में, वो जो हमारे छाछ में अवेलेबल है, जो गुड बैक्टीरिया है, उसको बढ़ाने के लिए हमने ये बायोएंजाइम का नया मेथड हमारा ये खुद हमने ढूंढ निकाला। तो ये क्या होता है कि सबके जानकारी के लिए बताता हूँ कि आपको भी मालूम है कि बटर मिल्क या छाछ में गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। हमें क्या करना है, वही बैक्टीरिया को बढ़ाना है। तो उसके लिए पहले उसको खाना देना पड़ेगा बढ़ाने के लिए, या कार्बन सोर्स जो लगता है उसको वो देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि पहले जो इसमें जैगरी का रोल है, तो फर्स्ट जैगरी वो कंज्यूम करता है और वो कॉलोनी उसकी बढ़ाता है या ग्रो होता है। बाद में जब ये बढ़ते हैं तो उसके लिए ये जो सिट्रस फ्रूट या हम फ्रूट फ्लावर वेस्ट यूज करते हैं, तो वो उसको कंज्यूम करता है और 45 डेज में ये रेडी हो जाता है। इस तरह से ये बायो एंजाइम बनाना बहुत आसान तरीका है। बायो एंजाइम बहुत आसान बनाना, बहुत आसान है, लेकिन बायो एंजाइम के उपयोग जो है वो बहुत चमत्कारिक उपयोग हमें देखने को मिले हैं। जैसे अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सभी जो लोकल अथॉरिटीज है उनको बायो रेमेडिएशन के लिए कंपलसरी किया है कि जो आपके नाले या कोई तालाब है या इसको आप बायो रेमेडिएशन कीजिए। बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो रेमेडिएशन नथिंग बट ये हम जो बायो एंजाइम में गुड बैक्टीरिया बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम कहाँ डाल रहे हैं? पोल्यूटेड वाटर में। पोल्यूटेड वाटर में क्या है? पोल्यूशन है। पोल्यूशन किस फॉर्म में है? पोल्यूटेंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में है, यानी कि ये बैक्टीरिया का वो फूड है। और ये जब बैक्टीरिया उस फूड को कंज्यूम करता है तो वो क्या करता है, वो, वो कार्बन सोर्स बल्कि वो फूड को जो वेस्ट है उसको कंज्यूम करता है और कंज्यूम करके उसको डिग्रेड कर देता है और वाटर को प्यूरिफाई कर देता है। खाली वाटर को प्यूरिफाई करता है क्या? नहीं, साथ में ये बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के वैसे ये बैक्टीरिया ये फूड कंज्यूम करने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी कि इस तरह से पानी में का ऑक्सीजन भी बढ़ते रहता है। पानी का शुद्धिकरण भी हो रहा है, उसका जो पोल्यूटेंट्स है वो डिग्रेड भी हो रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है। और ये जो बायोएंजाइम का मेथड है, इन सीटू एज वेल एज एक्स सीटू, ये थोड़ा टर्म मैं आपके लिए सबको थोड़ा इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। इन सीटू यानी कि जहाँ पे पोल्यूशन एट सोर्स है वहाँ पे जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम इन सीटू कहते हैं। और एक्स सीटू बोले तो ये वेस्ट वाटर हम एक जगह सब कलेक्ट करते हैं या एक कहाँ जगह लेके जाते हैं। जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो एसटीपी टैंक, एसटीपी प्लांट तक ले जाता है, यानी कि एक जगह लेके जाके उसको प्रोसेस करता है
उसे हम XC2 कहते हैं। ये और जो हमारे घर में हम इसको प्रोसेस करेंगे वेस्ट वाटर को, उसको हम इन सीटू, यानी कि जहाँ पे पोल्यूशन है वहीं पे ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम उसको इन सीटू बोलते हैं। तो ये जो बायो एंजाइम है, इन सीटू बायो रेमेडिएशन प्लस एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन, दोनों जगह यूज होता है। इसका एडवांटेज क्या है? ये कन्वेंशनल मेथड जो है अभी जो यूज होता है, उसका जो कन्वेंशनल मेथड का जो STP, ETP, CETP, ये जो मेथड है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो प्रोसेस करने के लिए अराउंड 1 MLD यदि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं हर दिन, तो उसका कॉस्ट, वो खड़े करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का कॉस्टिंग आता है, अराउंड 5 करोड़ रुपीज आता है। और उसी कंपैरिजन में हम देखते हैं कि बायो एंजाइम से हम यदि बायोवेडिएशन करते हैं, उसका लो कॉस्ट रहता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का। यानी कि यदि हम उसको बायो रेमेडिएशन करते हैं, जैसा यहाँ पे हमारे मालाड वेस्ट ने किया है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहाँ भी कर सकते हैं हमें बायो रेमेडिएशन। उसके लिए पर MLD ट्रीटमेंट के लिए हमें 10,000 के ऊपर कॉस्ट आती है। उसमें क्या करते हैं हम, खाली एक वाटर टैंक वो नाले के बाजू में रख देते हैं। ये समझो 1,000 लीटर का जो सिंटेक्स का वाटर टैंक या कोई वाटर टैंक रहता है, वो नाले के बाजू में रख देते हैं। उसमें हम रोज जो उसका वाटर का पोल्यूशन लेवल देख के 1,000 लीटर में 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर ऐसे बायो एंजाइम उसको मिक्स करते हैं। रात में उसको मिक्स करने के लिए रख देते हैं। और ये क्या होता है, जब पानी में मिक्स होता है बायो एंजाइम का माइक्रोबियल काउंट जो है, तो अराउंड पर ML 5.1:10⁻⁶, सामूहिक क्षमता वगैरह होता है। यानी कि 51 लाख माइक्रोबियल काउंट 1 ML में रहता है जब हम जो रॉ बायोएंजाइम हम तैयार करते हैं। लेकिन जब हम इसको 12 घंटे पानी में रखते हैं, तो हर 20 मिनट के बाद ये बायोएंजाइम का माइक्रोबियल काउंट है पानी में डबल होते रहता है। यानी कि जब ये 10 घंटे के बाद इसका यदि हम काउंट यदि कंसिडर करते हैं, तो जो काउंट 5 × 10⁻⁶ था, तो 10 घंटे या 12 घंटे के बाद वो माइक्रोबियल काउंट उसका, यानी माइक्रोब की संख्या, जो गुड बैक्टीरिया की संख्या जो हम कहते हैं, उसकी संख्या हो जाती है 5 × 10⁻15। इतनी बड़ी मात्रा में उसका माइक्रोबियल काउंट बढ़ता है। और ये माइक्रोबियल काउंट बढ़ने के बाद ये जब हम वेस्ट वाटर में डालते हैं, तो वेस्ट वाटर में का जो पोल्यूशन है वो अच्छी तरह कंज्यूम कर लेता है और ऑक्सीजन बढ़ाता है, और बदबू वगैरह वो सब कम कर देता है। जैसे कन्वेंशनल मेथड में आपने देखा कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, जो STP, ETP आप देखते हैं, तो उसका सबसे हायर कॉस्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है बाद में। और कन्वेंशनल मेथड में भी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वही पानी को शुद्ध करते रहता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या रहता है? वो यही रहता है कि ये माइक्रोब जो बायो कल्चर है, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और साथ में एरेशन देते हैं, जिससे ये पूरा कन्वेंशनल STP, ETP मेथड में जो पानी शुद्ध होता है, उसमें 85% रोल जो है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ही रहता है। और हम भी बायो एंजाइम से जो बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं। हमने कई जगह पाया है कि यही बायो एंजाइम STP, ETP में, उनसे जो अभी जो बायो कल्चर वो यूज़ करते हैं या कुछ यूज़ करते हैं, अभी STP, ETP में सबसे बुरा हाल है कि उनका जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, वो सब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। उसमें यूरिया यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ने जो चीज़ बैन की है वो यूज़ करते हैं। उस और उससे अच्छा है कि हम बायो रेमेडिएशन का जो बायो एंजाइम है, यदि हम उसमें भी यूज़ करते हैं कन्वेंशनल STP, ETP में, वो उनसे उनके जो बायो कल्चर है उससे अच्छा रिजल्ट हमने पाया है। और जो हमारा नॉन कन्वेंशनल बायो एंजाइम से बायो रेमेडिएशन करते हैं, यहाँ पे हमें कोई पावर की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आप जीरो पकड़ के चलिए। और बायो एंजाइम बनाने में भी आपको कहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी। ये 100% बोले तो पावर नहीं लगेगा, एकदम वाइट ये है बोले तो इंडस्ट्री। और इसका वेस्ट जीरो वेस्ट है। बायो एंजाइम से जो वेस्ट निकलता है छानने के बाद, मलबा जो रहता है उसका, वो एक बहुत अच्छा कंपोस्ट रहता है। वो हम उसको पेड़ के लिए या हमारे खेती के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि बायो एंजाइम ये इंडस्ट्री है, ये एकदम सबसे वाइट इंडस्ट्री है।
जो पोल्यूशन भी नहीं कर रही है, पावर भी नहीं कंज्यूम कर रही है, एक यूजफुल माइक्रोबियल कल्चर भी प्रोवाइड कर रही है, और जो वेस्ट है उससे हम कंपोस्ट भी यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम ये बायोएंजाइम नॉन कन्वेंशनल मेथड बहुत ही यूजफुल है। और इसका जो हम कमीशनिंग टाइम यदि हम कंसिडर करते हैं कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड में एसटीपी ईटीपी खड़े करने में आपको 1 या 2 साल आराम से लग जाते हैं। बायो एंजाइम से हम जो बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर हम वो पूरा ट्रीटमेंट वहाँ पे कोई भी नाले तालाब पे हम खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत कम एक्सपेंसेस में होता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, कन्वेंशनल मेथड में एक्स-सी2 है जहाँ पे हम वेस्ट वाटर एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल मेथड बायो एंजाइम में हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इन सीटू एज वेल एज एक्स-सी2 बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं। ये कुछ ड्रेन बायो रेमेडिएशन जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये किस तरह से काम हो रहा है। ये लेफ्ट साइड का फर्स्ट पिक्चर है सुंदर नगर नाला, मालाड वेस्ट मुंबई। पूरी जी को ये मालूम है कि ये जो नाला है, इस नाले से इतने बदबू आती थी कि आप उसके बाजू में खड़े नहीं रह सकते थे। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे बायो रेमेडिएशन हम बायो एंजाइम से वहाँ पे बायो रेमेडिएशन किया है नाले का। तो लगभग 6 दिन, लगभग 1,000 लीटर में 5-5 लीटर बायो एंजाइम मिक्स करके रखते थे, और सवेरे ये ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप वो पानी वहाँ बायो एंजाइम का जो एक्टिवेटेड वाटर है वो नाले में चले जाता था। 6 दिन के बाद हमने ऑब्जर्व किया वहाँ का पूरा स्मेल चले गया। उसी तरह पुणे का एक सोसाइटी है, सोलाना सोसाइटी, वो सोसाइटी में भी नाला एक जो बहता है उसका भी जो स्मेल है वो लगभग सेकंड थर्ड फ्लोर तक चले जाता था। वहाँ पे भी हमने पाया है कि 8-10 दिन के अंदर पूरा स्मेल खत्म हो गया। आज लोग उसके नाले के बाजू में वॉकिंग करते हैं इतना तरह से। यानी कि बायो एंजाइम से ये बैड स्मेल रिमूव होता है। बाद में हमने उसका लैब टेस्ट किया तो उसमें हमने पाया कि उसका बीओडी सीओडी 70% रिड्यूस हो रहा है। कन्वेंशनल मेथड में एक हमें खर्चा जो ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें जो हमें रिडक्शन मिलता है बीओडी सीओडी तो लगभग 80-85% मिलता है। लेकिन हमें ये नॉन कन्वेंशनल बायो एंजाइम से जो करते रिजल्ट हमें भले ही 70% मिले, लेकिन यहाँ पे हम कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई एनवायरनमेंट को ये नहीं कर रहे, हार्म नहीं कर रहे, लेकिन हमें 70 एंड अबव। तो हमने कुछ जगह हमने पाया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी कुछ टेस्ट किया है, 83% तक हमने बीओडी सीओडी रिडक्शन पाया है बायो एंजाइम से, विदाउट एनी पावर कंजम्पशन, यानी कि एरेशन के सिवाय, खाली ओनली बायो एंजाइम यूज करके। साथ ही आपने देखा है कि हमारे आजू बाजू के जो तालाब है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं। तो पानी की बदबू आती है, इस तरह से उसका पोल्यूशन बढ़ता है। ये लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं वो कैनाल नंबर 5 साउथ ब्लॉक दिल्ली का है, कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन के सामने। 26 जनवरी को जब वहाँ पे प्रोग्राम रहता है तो उनको ये तालाब, ये जो कैनाल है, वाटर कैनाल, वो क्लीन चाहिए था। ये सब मिलिट्री का अंडर आता है। तो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ के, तो वो उनका खुद का एक प्रोडक्ट है, वो बोलते हैं कि मेरे प्रोडक्ट से ये चीज़ कंट्रोल हो रही है, लेकिन ये बाकी के कुछ बीओडी सीओडी कंट्रोल नहीं हो रहा है, पीएच न्यूट्रल नहीं हो रहा है, अमोनिया कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बायोएंजाइम यूज़ किया तो पाया है कि जब से बायोएंजाइम यूज़ किया है पानी में एक हलचल से शुरू हो गई। ये हलचल कौन कर रहा है? जो हम ये माइक्रोब आपको बताया था कि जब 1 ml में 51 लाख माइक्रोब रहते हैं और वो मल्टीप्लाई होकर 10 घंटे के बाद कितना होते हैं वो तो हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये माइक्रोब जब पानी में जाते हैं तो वो पानी को, मरे हुए पानी को भी जिंदा कर देते हैं, और पानी का में का जो पोल्यूटेंट्स है वो डिग्रेड कर देते हैं और ऑक्सीजन बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से ये पूरा पोल्यूशन कम कर देते हैं। साथ में दिल्ली जल बोर्ड ने इसका एक टेस्ट लिया था। उनका दिल्ली जल बोर्ड ने उनका वाटर सप्लाई का, उनका एक अमोनिया का प्रॉब्लम रहता है। और अमोनिया जब कभी कभी अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट होता है तो उनको 2.5 घंटे का टाइम रहता है कि 2.5 घंटे के टाइम में अमोनिया को कंट्रोल करना उनको एक लिमिटेशन रहता है। तो वहाँ पे भी ये बायोएंजाइम उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि 1.5 घंटे में अमोनिया कंट्रोल हो रहा है, उनके लिमिट में आ रहा है। इस तरह से ये बायोएंजाइम चीज़ बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अच्छा काम पर्यावरण के लिए कर रही है। आप समझ सकते हैं कि हर बड़ी समस्या का समाधान छोटी चीज ही रहती है। तो यही बायोएंजाइम की खासियत है कि हर बड़ी समस्या का समाधान बायोएंजाइम करता है। जिसमें हमने
ये हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। 13 जून 2020 से शुरू हुआ था, गोदावरी रिवर बायो रेमेडिएशन। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट 2020 शुरू किया था, उसके 4-5 साल पहले तक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ की रीडिंग लेता था, डीजल ऑक्सीजन कितना होता है यहाँ पे फरवरी से उन्होंने रीडिंग लेते थे। फरवरी में जब 5 रहता था तो मार्च में वो 4 पे चले जाता था, अप्रैल में 3 में आता था, ऐसा वो जून स्टार्ट तक 0 तक चले जाता था। और उसके लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। तो जब से हमने ये बायोएंजाइम वहाँ पे यूज़ करना शुरू किया है, तो जब फरवरी से जून तक जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लोअर होते रहता था, तो हमने पाया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है फरवरी से जून तक ये बढ़ रहा है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है कि जो आप देख सकते हैं कि कोरोना के पीरियड में लोग खुद के काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन गोदावरी के लिए बायो रेमेडिएशन के लिए घर से बाहर निकल के घर में बने वाला बायोएंजाइम नदी में अर्पित करते थे। जिससे हमने क्या पाया कि जो ऑक्सीजन लेवल फरवरी में 5.5 था और जून में 0 हो जाता था, वो हर महीने बढ़ते बढ़ते 0.5 से जून में 7 ppm तक गया है। तो हमने पिछले 4 सालों में यह पाया है कि गोदावरी रिवर का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है एक अच्छी मात्रा में मिल रहा है, और साथ में वाटर हाइसिंथ की जो समस्या है उसका भी समाधान ये बायोएंजाइम कर रहा है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वाटर हाइसिंथ जो बढ़ता है वो खाली पोल्यूटेड वाटर में बढ़ता है। तो फ्रेश वाटर में या जो पानी में अक्सर अच्छा ऑक्सीजन या अच्छे पानी में नहीं बढ़ता है। उसका जो फूड उसको मिलता है पोल्यूटेड वाटर में ही मिलता है। यदि हम बायोएंजाइम पोल्यूटेड वाटर में यूज़ करते हैं तो बायोएंजाइम ही ये पोल्यूशन कंज्यूम कर लेता है, जिससे वाटर हाइसिंथ को कंज्यूम करने के लिए कोई भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से हमने पाया है कि पिछले 4 सालों में हमारे रिवर में वाटर हाइसिंथ का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम मात्रा में, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 3 सालों में तो 0% बढ़ा है। कुछ एक साल में हमारा बायोएंजाइम कम किया, कम उसमें अर्पित किया, तो उसमें थोड़ा सा एक 5-10% तक वाटर हाइसिंथ बढ़ा था। यानी कि ये बड़ी समस्या का एक बहुत अच्छा समाधान हमें देखने को मिला है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर नहीं करता है, जैसे हम हमारे दिमाग में एक रहता है कि आरओ वाटर या आरओ ये क्रिस्टल क्लियर, ये टेक्नोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर करता है। तो आपके सामने ये हमारे लैब के कुछ टेस्टिंग के रिजल्ट देखते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में पोल्यूटेड वाटर था और इसमें खाली एक सिंगल ड्रॉप बायोएंजाइम हमने डाला था, सिंगल ड्रॉप। तो आपने देख सकते हैं कि 15 दिन के बाद वो क्रिस्टल क्लियर वाटर हो गया। यानी कि उसमें का पोल्यूशन पूरी तरह से कंज्यूम होके वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो इसी के साथ बायोएंजाइम हमने सॉइल पोल्यूशन पे भी हमने इसका चेक किया। तो हमारे जो फाइंडिंग्स में आया है कि सॉइल का जो पीएच है वो एक तो एसिडिक है या कुछ जगह अल्कलाइन है। ये दोनों पीएच बैलेंस इम्बैलेंस होने की वजह से और ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल का कम हो जाने की वजह से फार्मर का यील्ड जो है वो अफेक्ट कर रहा है, हेवीली अफेक्ट कर रहा है। 30-40% उसका यील्ड कम हो गया। तो बायोएंजाइम क्या कर रहा है, तो हमने पूरे मैंने बायोएंजाइम का एनालिसिस किया। बायोएंजाइम हम जब ये फार्म में यूज करते हैं तो एसिडिक यदि उसका प्रॉपर्टी रहा लैंड का सॉइल का, तो बायोएंजाइम उसको न्यूट्रल कर रहा है। और साथ में हमने पाया कि कहाँ कुछ जगह अल्कलाइन सॉइल भी रहता है, तो उसी वो सॉइल को भी बायोएंजाइम न्यूट्रल कर रहा है। यानी कि उसका पीएच बिलो 6.5 रहे या अबव 7.5 रहे, उसको 7 के पास लाने का काम जो नेचुरल उसका पीएच चाहिए उसको न्यूट्रल, बायोएंजाइम उसको न्यूट्रल पोजीशन पे ले आ रहा है। पानी को भी न्यूट्रल पोजीशन पे ले आ रहा है, सॉइल को भी न्यूट्रल पोजीशन पे ले आ रहा है। साथ में बायोएंजाइम क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा रहा है। 3 महीने में हमने पाया कि लगभग 14% ऑर्गेनिक कार्बन वहाँ का बढ़ा है सॉइल में का। इस तरह से हमने पाया कि जो फार्मर का यील्ड है वो अराउंड 25% उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। लेकिन कुछ कस्टमर जो कंज्यूमर है, जो फार्मर जो इस जो ऑर्गेनिक इसका कंज्यूम करते हैं, वो बोलते हैं हमारा इसमें हमारा क्या फायदा है एज ए कस्टमर बोल के। तो हमने क्या किया कि जो ये और क्रॉप है या जो पल्सेस है उसका लैब एनालिसिस किया। तो हमने पाया कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो फूड में की लगभग बायोएंजाइम यूज करने के बाद हमें पाया कि 50% बढ़ी है। जैसे उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड में की तो 50% बढ़ी है। इस तरह से ये तो कंज्यूमर का भी बेनिफिट हो रहा है
और फार्मर का भी बेनिफिट हो रहा है और एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट हो रहा है, और ये नेचुरल फार्मिंग को भी बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहा है। और ये जब सब हम बायो रेमेडिएशन कर रहे थे, तो हमने उस टाइम पाया कि हमारे सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम जिसको पोल्यूशन की हम ये करते हैं, जिसको हम पोल्यूशन को एक मेजर करते हैं, एक्यूआई जो कहते हैं, तो एक्यूआई जो लेवल है, तो जो 50 बिलो रहता है वो सबसे अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, या नॉन पोल्यूटेड एयर या हेल्दी एयर हम कह सकते हैं। यदि एक्यूआई 50 एंड 100 के बीच रहा तो पुअर, 100 के अबव रहा तो वेरी पुअर। तो जैसे कोई बड़े सिटी में है, दिल्ली में है, तो वहाँ पे तो अबव 300 200 एक्यूआई रहता है। तो कुछ मुंबई में भी हमने इसका बायोएंजाइम का टेस्ट किया, लैब में भी किया, किसी लैब वालों के उनके कार में भी हमने या उनको टेस्ट करके बताया। इंस्ट्रूमेंट जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने का, तो पॉकेट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक्यूआई बताता है, कार्बन डाइऑक्साइड बताता है तो कितना कम हो रहा है ये सब। तो हमने पाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स विद इन 10 मिनट्स में, यदि हम क्लोज चेम्बर में है या क्लोज कार में है, यदि बायोएंजाइम उसमें स्प्रे करते हैं, तो 10 मिनट के अंदर उसका एक्यूआई जो है 70 to 80% डाउन हो रहा है। यानी कि एयर इतना शुद्ध हो रहा है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कम हो रहा है, लगभग 70 to 80% कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन का समस्या है, उसमें बायोएंजाइम बहुत, एयर पोल्यूशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट बता रहा है। तो इस पे हमने पाया, इस पे कुछ हमने टेस्ट किए कि हमारा क्लेम था कि बायोएंजाइम से ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो हमने भारत के जितने टॉप मोस्ट आईआईटीज है, बाकी गवर्नमेंट के सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उनको कहा कि ये हमारा क्लेम है, आप इसको वैलिडेट करके दीजिए। लेकिन भारत की एक भी संस्था के पास इसको वैलिडेशन के लिए जो कुछ ये लगता है टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं। उन्होंने कहा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम होता है वो बता सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितना बढ़ा है ये नहीं कह सकते। तो हमने इसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारे स्कूल में हमने सीखा है, हमने जो हमारे प्रैक्टिकल में या बुक्स में पढ़ा है स्कूल के, ऑक्सीजन हम किस तरह से ये करते हैं। जो कैंडल एक्सपेरिमेंट है, कैंडल को हम, कैंडल पे यदि हम उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं, तो कैंडल कब तक जलता है, जब तक उसमें ऑक्सीजन है तब तक जलता है। तो हम बायोएंजाइम स्प्रे के करने से पहले उसका ऑक्सीजन या उसका टाइम, जलने का टाइम कैलकुलेट किया, तो हमने पाया कि 17 सेकंड जल रहा है। फिर हमने वही रूम में हमने बायोएंजाइम स्प्रे किया और 10 मिनट के बाद और कैंडल जलाया, बाद में उसके ऊपर वही ग्लास रखा, तो हमने पाया कि वो कैंडल 21 सेकंड तक जल रहा है। यानी कि, और ये ऐसे अलग, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जब तक 3 बार हम उसको कंटिन्यूस उस पर रिजल्ट पॉजिटिव आते नहीं है, तब तक हम अभी के भी उसका क्लेम नहीं करते, या हम उसको वैलिडेट हम खुद ही नहीं करते। हमने कई बार ऐसा पाया है कि ये बहुत अच्छी तरह से ये ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। यानी कि जो हमारी जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया काम करते हैं, वही काम बायोएंजाइम कर रहा है, जिससे पोल्यूशन लेवल एयर का भी कम हो रहा है। अभी हमने इसमें घर में भी यूज करके देखा है, घर में का भी वो एक ये अच्छी तरह से कम हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है। और इसका फील जो है वो एकदम बहुत प्लेजेंट फील। यदि आपका रूम कोई या घर में का कोई भी ऐसा रूम है जहाँ पे आपको कंजेस्टेड लगता है, ऑक्सीजन की कमी लगती है, आप उस रूम में बायोएंजाइम स्प्रे कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, तो आपको लगेगा कि आप कोई एक अच्छे वातावरण में है या एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। इस तरह से आपका एक ऑक्सीजन का फील आपको मिलता है। उस तरह ये बायोएंजाइम बहुत चीज बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी कमाल की चीज है, बहुत बड़े बड़े ये कर रहे हैं ये बायोएंजाइम के। अभी ठीक है, अभी हमने जब लोगों को ये सब करना सिखाया, यूज करना सिखाया, तो उसके बाद इसका उपयोग भी अलग अलग जगह, अभी जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि हम जो 40 ग्राम केमिकल यूज कर रहे हैं घर में, उसको रिप्लेस के किस तरह से कर सकते हैं, तो उसको भी रिप्लेस हम बायोएंजाइम से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, बायोएंजाइम से आप हैंड वॉश बना सकते हैं, डिश वॉश बना सकते हैं, नहाने का साफ बॉडी वॉश जो लिक्विड बॉडी वॉश है वो बना सकते हैं, शैम्पू बना सकते हैं, क्लॉथ वॉशिंग में वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं, एज ए टॉयलेट क्लीनर्स बोल के यूज़ करते हैं, फ्लोर क्लीनर्स यूज़ करते हैं। टॉयलेट क्लीनर्स पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी वाटर पोल्यूशन की, यदि कोई सबसे बड़ा राक्षस कोई है इसमें पूरे
पोल्यूशन में, तो वो टॉयलेट क्लीनर्स है। तो हमने जो हमारा एनालिसिस किया, हमारा जो हमारे स्टडी में हमने पाया कि सिंगल वॉश आप जो हर संडे या जो भी टॉयलेट वॉश करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हमने 5 या 10 लीटर खाली पानी उसमें बर्बाद किया है। लेकिन ये जब 5 या 10 लीटर पानी जो फ्रेश वाटर में जाता है, तो लगभग 2 लाख लीटर पानी में का ऑक्सीजन खींच लेता है। यानी कि सबसे बड़ा यदि कोई पोल्यूशन की राक्षस है तो वो टॉयलेट क्लीनर्स है, केमिकल टॉयलेट क्लीनर्स है। उसको आप बायोएंजाइम से पहले रिप्लेस कीजिए। बायोएंजाइम बहुत अच्छी मात्रा में आपको स्वच्छता देगा। ये कह सकता हूँ कि मैं आपको जो फील जो टॉयलेट क्लीनर केमिकल क्लीनर दे रहा है, उसका 80-90% तो आपको क्लीनिंग का रिजल्ट बायोएंजाइम देगा। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब टॉयलेट क्लीनर्स के लिए आपको 5 या 10 लीटर पानी लगता है, टॉयलेट की हवा पोल्यूटेड हो जाती है, गैसेस के डेंजरस गैसेस तैयार होते हैं, इसको आपको छुटकारा मिलता है। और यदि हम बायोएंजाइम से उसको क्लीन करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका टॉयलेट हो गया या बेसिन हो गया या सिंक हो गया, खाली उसको साफ करने के लिए आपको आधा या 1 लीटर पानी लगेगा। यानी कि जो समस्या हमारे रूरल एरिया की है टॉयलेट हाइजीन की, उनको टॉयलेट स्वच्छ करने के लिए पानी की उनकी खुद की समस्या पीने के पानी की, या टॉयलेट कहाँ से क्लीन करेंगे, यदि वो बायोएंजाइम वो टॉयलेट क्लीनिंग में यूज़ करेंगे तो खाली आधे लीटर में वो पूरा टॉयलेट क्लीन हो सकता है। इस तरह से ये बायोएंजाइम बहुत अच्छा इसमें असर बता रहा है। साथ में बायोएंजाइम आपने जो बायोएंजाइम शुरू में आपको बताया, इसको आप डायरेक्ट फ्लोर क्लीनर बोल के यूज़ कर सकते हैं। आप जो लाइजॉल यूज़ करते हैं घर में, तो वो तो पूरा केमिकल है। जब आपके बच्चे फर्श पे गिरा कुछ चॉकलेट उठाते या कुछ भी चीज़ उठाते, उसके साथ वो केमिकल भी उठा लेते। यदि हम उस लाइजॉल को रिप्लेस बायोएंजाइम से करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी मात्रा में स्वच्छता भी करता है। और साथ में हमने पाया है कि जो कीटक है छोटे, तो जहाँ पे बायोएंजाइम यूज़ करते हैं वहाँ पे आते नहीं है, वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या का भी समाधान है। साथ में आप इसके ग्लास क्लीनर या कोई भी आपका घर का कुछ भी सामान रहे जिसपे आपको लगा है कि इसके ऊपर एक धूल या कुछ लेयर चढ़ा है, यदि आप उसको स्वच्छ करना चाहते हैं तो आप बायोएंजाइम से बहुत आसानी से स्वच्छ कर सकते हैं। कोई भी सरफेस क्लीनर बोल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके जो किचन गार्डन है या गार्डन है उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बोल के इसको यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर बोल के यूज़ करने के लिए खाली आपको बायोएंजाइम डाइल्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि आप 1 लीटर बायोएंजाइम 200 लीटर पानी में, इस प्रमाण बता रहा हूँ, उसमें आप उस प्रमाण से उसको यदि आपको 5 लीटर ही पानी यूज़ कर रहे हैं किचन गार्डन के लिए, उस प्रमाण ही उसमें बायोएंजाइम लीजिए। जैसे 25 ml लगेगा तो 25 ml ही लीजिए। उसको 10 या 12 घंटे एक्टिवेट करके आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको बताएगा। साथ में जैसे मैंने कहा है कि आपका जहाँ भी आपको लगता है कंजेस्टेड है, ऑक्सीजन कम लग रहा है, एयर प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप बायोएंजाइम डाइल्यूट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छी मात्रा में एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। टॉयलेट सैनिटाइजेशन की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो हम जब यूज़ करते हैं टॉयलेट, तो हमने पाया है कि फ्रिक्वेंस जो एक आदमी ने यूज़ करने के बाद दूसरा जाने के लिए उसमें थोड़ा सा हिचकिता है या कुछ टाइम लेता है, 10-15-20 मिनट गैप लेता है, तो गैसेस की वजह से। यदि हम ये बायोएंजाइम उस पर स्प्रे करते हैं तो विदिन सेकंड कह रहा हूँ मैं, मिनट भी नहीं कर रहा हूँ, विदिन सेकंड वहाँ का पूरा हाइजीन कंट्रोल हो जाता है, बदबू पूरी तरह खत्म हो जाती है। और वहाँ के जो बैक्टीरिया या बाकी कुछ भी है तो उसको पूरी तरह कुछ रिजल्ट हमने पाए कि 99.9% वायरस को किल कर देता है या ख़त्म कर देता है। इस तरह से भी हमने ये वाइंजाइम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में आता है कि हम ये कितने मात्रा में हमने बनाना चाहिए। एक 4 लोगों का फैमिली है, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमें 40 ग्राम पर डे पर पर्सन केमिकल लगता है। और इसमें भी हमने लगभग वही रेशो पाया है कि एक 4 लोगों की फैमिली के लिए 200 ml बाई एंजाइम पर डे लगता है। यानी कि 6 लीटर तो 1 महीने के लिए लगता है। तो 1 महीने के लिए हमें 6 लीटर जब बाई एंजाइम लग रहा है तो उसको किस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें इसमें कभी गैप ना आए, हमें केमिकल क्लीनर्स की तरफ जाना ना पड़े।
तो हमने पाया है कि इसमें हम एक 5 लीटर का जो कैन रहता है, जो हम ऑयल या किसी भी चीज़ का ये रहता है, इस तरह का जैसे आप देख सकते हो, ये 5 लीटर का कैन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या मात्रा लेनी है हम मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि इसमें 200 ग्राम गुड़ लेना है, जागरी लेना है, 200 ml बटर मिल्क लेना है, 600 ग्राम ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें हम फ्रूट्स खाते हैं या फूल जो वेस्ट यूज़ करने के बाद रह जाता है, निर्माल्य रहता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, और 2 लीटर पानी में। और उसमें ऐसे ये जो जार है उसमें एक सबसे बड़ी समस्या रहती है बायोएंजाइम की, अ, वो क्या रहती है कि एयर टाइट कंटेनर हमें नहीं मिलता है, या एयर कहाँ से तो भी लीक हो जाता है, और अंदर वो जो बायोएंजाइम है वो सड़ जाता है, अंदर कीड़े हो जाते हैं बायोएंजाइम को। बायोएंजाइम को कीड़े एक ही कारण की वजह से हो जाते हैं कि उसमें बाहर से हवा जा रही है। तो हवा जाने के न जाने के लिए बहुत सिंपल उपाय है, जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है, ये जो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक हम ये कैन के ऊपर रखते हैं, और ये जो रबर बैंड जो हम लेडीज यूज करते हैं बालों के लिए, वो रबर बैंड उसके ऊपर लगा के रख देते हैं। एक बड़ी समस्या थी लोगों की कि हम बाहर गांव जा रहे हैं, बायोएंजाइम एयर टाइट कैन में हम यदि रखते हैं, जब हम 10 दिन के लिए बाहर गए तो गैस लीक कैसे करेगा और वो कंटेनर को फोड़ देगा। जैसे मैंने आपको अभी जो कंटेनर जार बताया है 5 लीटर का, एक तो ये जार हेवी है, और रबर बैंड का एक फायदा एक है, आप यदि बाहर गांव 25 दिन के लिए भी चले गए बायोएंजाइम लगाने के बाद, जब गैस अंदर डेवलप होता है तो रबर जो बैंड है उसका एक खाली एक लिमिट तक ही वो प्रेशर को बढ़ने देता है, उसके बाद क्या करता है उसको वो खुद लूज हो जाता है, लूज होने से वो पूरा गैस रिलीज हो जाता है। आपको हमेशा उसको खोलने की या देखने की भी जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन इसको आप करते समय इतना ध्यान रखिए कि रबर बैंड ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है कि जिसको ज़्यादा फोर्स लगे, एक हल्का सा जो पतला सा रबर बैंड हमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों की समस्या है कि हम 20 लीटर के कैन में 50 लीटर के कैन में जब बनाएंगे तो इतना बड़ा रबर बैंड मिलता नहीं, वो किस तरह से बनाए। तो उसके लिए हमें स्कूटी का जो ट्यूब रहता है वेस्ट ट्यूब, उसको हम एक पतला सा काट के उसका रिंग बना के उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा बायोएंजाइम हम बना सकते हैं। लेकिन एक फैमिली के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, आप 5 लीटर के 3 कैन लीजिए, और हर 10 दिन के बाद एक एक कैन को आप बैच बायोएंजाइम की बैच लगाते जाइए, जिसको आपको 45 दिन के बाद हर 10 दिन के लिए जो लगने वाला बायोएंजाइम है 2 लीटर वो मिलते रहेगा। बाकी जो आपका वेस्ट है आप उसको आप कंपोस्ट कीजिए। यदि आपके पास ज़्यादा बायोएंजाइम बढ़ रहा है या बना है तो आप आपकी कॉलोनी में जो भी पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप एक अच्छी मात्रा में पर्यावरण की सेवा करते हैं। ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल है, उस टाइम न्यूज़ पेपर नहीं दिया था कि उस टाइम हमारे सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 5 पे आया था, 5। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं, और भारत के या कोई दुनिया के कोई देश में कोई भी सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स उस टाइम, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग जो है सिस्टम है ऑल वर्ल्ड में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, आपको गूगल पे सब जगह मिल जाती है इंफॉर्मेशन। और ये कुछ डिवाइसेस है उसमें भी हम मेजर कर सकते हैं, जो वही डिवाइस बहुत सारे ये जहाँ यूज़ होता है, ये कुछ कटिंग्स है। बाकी ये बायो रेमेडिएशन का हमने जो आपको बताया था कि हम 2020 में इसका लोगों को ट्रेनिंग करना शुरू किया, लगभग 20 एक हज़ार लोगों को हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया था। हर अलग अलग स्टेट से लोग थे, तो उन्होंने वहाँ पे बायोएंजाइम बनाया और अपने अपने नदियों में उसको अर्पण करके नदी की सेवा कर रहे, पर्यावरण की सेवा कर रहे, नदी की शुद्धिकरण पे काम कर रहे। इसको नेशनल अवार्ड भी हमें मिला है, जल शक्ति मंत्रालय का स्पॉन्सर अवार्ड है। और इसके भी थोड़ा सा आपको जानकारी बता दूं कि हमें क्या लगता है कि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है पर्यावरण में, यूनिवर्स में, पेड़ ही देते हैं। लेकिन ये पेड़ का ऑक्सीजन देने का यूनिवर्स का प्रमाण जो है वो खाली 25% है। यानी कि हमें जो पूरे यूनिवर्स में ऑक्सीजन मिलता है उसमें जो भंडार है ऑक्सीजन का पेड़ का, उसका जो कंट्रीब्यूशन जो है वो खाली 25% है। बाकी का कंट्रीब्यूशन जो है ये सब माइक्रो algae और ये माइक्रोब्स जो है उसका है। यानी कि हम जो सोचते हैं हमारा नदी प्रदूषण हो गया, बाद में बारिश में बह गया पानी, वो सब चले गया समुंदर में, लेकिन हम गलत कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन का भंडार जो मिलता है यहीं पे है, ये पानी में से भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रो ऑक्सीजन देते हैं।
जहाँ हमारा जो पोल्यूटेड वाटर या केमिकल समुद्र में जा रहा है, वो भी वहाँ पे भी समुद्र को पोल्यूट कर रहा है और हमारा ही ऑक्सीजन का भंडार कम कर रहा है। आगे चल के हमें ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो ये पिछले 4-5 सालों से सब जगह ये विषय बहुत अच्छी तरह से सबने उठा के रखा है। तो जैसे हमारे पर्यावरण संरक्षण गतियों ने इस साल 1 जनवरी से ये विषय राष्ट्रीय स्तर पर लिया। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटेस्ट में 24 अगस्त लास्ट मंथ में बायो E3 पॉलिसी डिक्लेयर की है। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में बायो एंजाइम को स्थान मिला है। और जो हम पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता, वो सभी प्रयोग को गवर्नमेंट ने इस बायो E3 पॉलिसी में लिया है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, साथ में एनवायरमेंट का कंजर्वेशन करना, साथ में इकोनॉमी को बढ़ावा देना। बायो एंजाइम जो है ये तीनों चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, बहुत अच्छी मात्रा में काम कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को बायो E3 पॉलिसी का नाम दिया है। ये बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। हमारा एनालिसिस कहता है कि लगभग 50 लाख लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यानी कि जो गवर्नमेंट के जो इसमें विजन में है कि बायो फाउंड्रीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप घर में ये 5 लीटर के 3 कैन में बायोएंजाइम बना रहे, ये एक बायो फाउंड्रीज है, यानी कि बायो एंजाइम बनाने की एक फैक्ट्री है छोटी सी। तो ऐसे हर यूनिट, हर गांव में, हर इसमें मोहल्ले में हो, इसके लिए अभी गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देगी। बायोएंजाइम का यूज़ क्या है तो आपने सब देखा है। साथ में डोमेस्टिक यूज़ को अभी बायोएंजाइम क्लीनर्स को गवर्नमेंट बढ़ावा देने जा रही है। ये सबसे पहला पिलर है गवर्नमेंट का इस पॉलिसी का। सेकंड है फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन्स। फंक्शनल फूड्स में जैसे हमने पाया कि अभी जब हम हल्दी कंज्यूम करते हैं तो हल्दी में का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हम एक्सपेक्ट क्या कहते हैं कि कर्क्यूमिन लेवल हमारे ब्लड में कितना अपटेक हो रहा है, उस तरह से हम कैंसर से जूझ सकते हैं। लेकिन जो हल्दी से बना हुआ बायोएंजाइम हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे शरीर बहुत अच्छी तरह से अपटेक कर लेता है, या हमारे रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है कर्क्यूमिन की। इसके लिए भी गवर्नमेंट अभी बढ़ावा दे रही है। प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स में भी गवर्नमेंट ने, यानी कि कुछ बीमारियां हैं जो केमिकल दवाइयों को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक और एडवांस बायोटेक्नोलॉजीज में बायोएंजाइम को इंक्लूड करके कुछ मेथड्स इस तरह से डेवलप करने जा रही है कि प्रिसीजन बायोथेरेपी, यानी कि एक अच्छा कारगर उपाय कोई भी बीमारी पे हम बायो टेक्नोलॉजी के यूज से कर सकते हैं, इसको बढ़ावा देने जा रही है। साथ में क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कार्बन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्लाइमेट रेजिस्टेंट कैसे, किस तरह से, तो हमने पाया है कि बायोएंजाइम जिस फार्म में हम यूज़ कर रहे हैं, जिस खेत में हम यूज़ कर रहे हैं, उसके प्लांट की रूट की मात्रा जो है नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर में जो प्लांट बढ़ रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि कोई हेवी रेन से हुई हेवी क्लाइमेट चेंज में वो प्लांट को एकदम वो ये नहीं होने देता है, प्लांट का नुकसान नहीं होने देता है। यानी कि जिस जिस प्लांट का रूट डीप तक चले जाता है वो एक क्लाइमेट चेंज के इस कंडीशन में भी स्टैंड रहता है। इस तरह बायोएंजाइम जैसे रूट की मात्रा बढ़ा रहा है, रूट की लेंथ या रूट का सब साइज बढ़ा रहा है, वो एक बुरे समय में भी, बुरे इसमें क्लाइमेट कंडीशन में भी प्लांट्स को सर्वाइव कर रहा है। बाद में कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन, जैसे हमने देखा है कि अभी जब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी समस्या है, अभी हर समस्या से एक समाधान निकालने की कोशिश हर साइंटिस्ट कर रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ माइक्रोब मिलाने के बाद उससे मीथेन और ब्यूटेनॉल जैसे जैसे फ्यूल्स डेवलप करने का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, उसको इस बायो E3 में बढ़ावा देने जा रहे हैं। बाद में स्पेस रिसर्च और मरीन रिसर्च, मरीन का मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा भंडार ऑक्सीजन का वही है समुद्र, उसके लिए बायोएंजाइम बहुत यूजफुल है। साथ में स्पेस रिसर्च में हमारे जो साइंटिस्ट या हमारे जो ये जाते हैं तो उनका सबसे बड़ी समस्या रहती है कि फूड प्रिजर्व किस तरह से किया जाए वहाँ पे। तो हमने पाया है कि जब बायोएंजाइम से हम जैसे कोई भी फूड को हम उसको धो के रखते हैं तो उसका सेल्फ लाइफ है दुगना तिगना बढ़ जाता है। यानी कि कोई टमाटो आप इसमें धो के रख देते हैं
तो जो टमाटो आप फ्रिज में भी रखेंगे या 7-8 दिन में खराब हो जाता है, बायोएंजाइम से धोने की वजह से वो 20-25 दिन में भी वो अच्छे कंडीशन में रहता है, यानी कि उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पाया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये बायो ई3 पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है। इसमें हमारा सोचना है, इसमें मैक्सिमम जो डिसेंट्रलाइज जैसे बायो फाउंड्रीज का उन्होंने प्लान किया है, उसी तरह हर सिटी में, हर गांव में ये जो बचत गट है, जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको यदि हम बायोएंजाइम बनाने का सिखाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, खाली केयरफुल रहना पड़ता है। इतना कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हमें केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। वैसे इसमें केयरफुल, दूसरा कुछ नहीं, बस उसे उतना ही उनको केयरफुल रहने का सिखाना पड़ेगा। जब वो बायोएंजाइम बनाएंगे तो बायोएंजाइम से बाय प्रोडक्ट्स जो है, बाय प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री बना सकती है, लेकिन कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसी बायोएंजाइम बनाने के चक्कर में नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो प्रोसेस टाइम है बहुत ज़्यादा है, और वो उनका इतना टाइम देके इतने कम कमाई का नहीं कर सकते। यदि यही बायोएंजाइम यदि हमारे फार्मर्स या हमारे कम्युनिटी बनाती है, तो ये उनसे परचेस कर सकते हैं और उसमें बायो प्रोडक्ट्स उससे बन सकते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। इस तरह से ये बायो ई3 पॉलिसी हमारे लिए बायोएंजाइम के लिए बहुत ही यूजफुल गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट लास्ट मंथ में डिक्लेयर की। थैंक यू। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा श्री केशव जी। आप कर्नाटक के रहने वाले हैं और कर्नाटक दक्षिण प्रांत के कचरा प्रबंधन सह आयाम प्रमुख ऐसे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। श्री केशव जी, भाई साहब से आग्रह है कि आप प्रश्न एवं पूछताछ ऐसा विषय लेंगे। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। थोड़ा क्वेश्चंस आया है, थोड़ा कुछ आपका ऑलरेडी आंसर दे चुका है हम लोग। आवाज आवाज पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए आपका। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। भी ठीक है। हाँ। आप बताइए। हाँ। पहला क्वेश्चन था, हाउ टू स्टोर बायोएंजाइम। एयरटाइट चाहिए, उसको जगह छोड़ना चाहिए। आप थोड़ा आंसर दे दिए ऑलरेडी। हाँ और एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, उसको बनाने के बाद उसका थोड़ा जगह छोड़ना चाहिए, नहीं तो पूरा भर के रख सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, उसके सबसे बड़ा कोई भी चीज, कोई ऑर्गेनिक रहो या कोई केमिकल रहो, उसकी एक टेंडेंसी रहती है कि वो डिग्रेड करना शुरू कर देता है, डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन ले लेता है। ऐसे टेंडेंसी बायोएंजाइम की भी है। उसको हम जब छाछ के उसको यदि कोई बॉटल में, एयरटाइट बॉटल में यदि हमें रखना है, जिससे इसका कोई एक्सपायरी नहीं है बायोएंजाइम का, खाली एक्सपायर कब होता है ये, जब एयर कांटेक्ट टाइम जो ज़्यादा रहता है तभी ये एक्सपायर होता है। यदि हम एयर हम्म। कांटेक्ट टाइम उसका मिनिमाइज करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करके रख देते हैं, तो इसका कोई सेल्फ लाइफ ही नहीं है, उसका आप 5-10 साल भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इफ एक्टिवेटेड वाटर इज एडेड टू एमबीबीआर बेस्ड एसटीपी। आप एक बार रिपीट कीजिए, आवाज हाँ, व्हाट इफ नहीं आ रहा है आपका, एक्टिवेटेड। थोड़ा सा हाँ। ये कीजिए। हाँ, व्हाट इफ हाँ एक्टिवेटेड वाटर इज एडेड टू एमबीबीआर बेस्ड एसटीपी। हाँ, एक्टिवेटेड वाटर जो है तो उसका, आप जैसे मैंने कहा कि हम उसका पोल्यूशन लोड कैलकुलेट करते हैं, तो वाटर में पोल्यूशन बीओडी कितना है, उस तरह से हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको कितना बाइंजाइम एक्टिवेटेड या बाइंजाइम यहाँ पे यूज करना है। वो जो टेक्नोलॉजी एस टी पी ई टी में पे यूज होता है, उसका जो फूड टू माइक्रोब रेशो कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह हम उसका फूड क्या है, बाइंजाइम कितना लगने वाला है, तो उसका पहले फूड की वैल्यू, फूड कितना आ रहा है उस पर बाइंजाइम के लिए, वो कैलकुलेट करते हैं। फिर उस हिसाब से हम बाइंजाइम कितना लगता है उसके हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन था, अ, अगर हम लोग बायोएंजाइम पानी में डालेंगे, उसका एसिडिटी वैल्यू बढ़ेगा क्या? क्या क्या एसिडिक ये क्या? एसिडिक वैल्यू, एसिडिक हाँ बढ़ेगा क्या, एसिडिटी बढ़ेगा क्या? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायोएंजाइम जो है एक्चुअली ऐसे बाय नेचर एसिडिक है। उसका जो हम्म। पीएच है वो 3.6 से 3.8 अराउंड आ जाता है। यदि हम उसको एक्टिवेट करके यूज करते हैं तो शायद पीएच एक बैलेंस हो जाता है, या थोड़ा एसिडिक कंडीशन में भी रहता है।
लेकिन बाएंजाइम जब पानी में जाता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी रहती है कि वो न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है खुद को। तो जब पानी में इमीडिएट डालते हैं आप बाएंजाइम, तो मैं कहूँगा कि वो पानी एसिडिक होगा, वो करेक्ट है आपका। लेकिन जब इसका काम शुरू होगा 24 घंटे में या 48 घंटे में, हम पाएंगे कि बाएंजाइम से जो एसिडिक नेचर है वो वाटर का पीएच जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है। यदि हम जो डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर का हम जब पीएच देखते हैं वो अल्कलाइन साइड में ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे जो भी केमिकल क्लीनर्स है वो सब अल्कलाइन ही ज़्यादा रहते हैं, जैसे साबुन है या कुछ भी है, डिश वॉश है ये। तो उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। या कुछ इंडस्ट्री से एसिडिक वाटर जाता है इसमें वेस्ट वाटर में या इसमें नदी में, तो जब बाइंजाइम वहाँ पे जाता है तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिडिक को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, अल्कलाइन को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है। और एक दूसरा क्वेश्चन था, सम ने पूछा है, हाँ क्या हम लोग ईस्ट को भी यूज कर सकता है क्या? ईस्ट जो आता है उसको बायो एंजाइम बनाने के लिए यूज कर सकता है क्या? उसको एक्टिवेट करने के लिए, जल्दी हाँ बनाने के लिए। हाँ, ईस्ट भी यूज कर सकते हैं बाइंजाइम बनाने में। बाद में और एक क्वेश्चन था, हाँ ये बायो एंजाइम जो वो सफेद कपड़ा वॉश करने के लिए यूज कर सकता है क्या? हाँ, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं। ऐसा कुछ उसमें ये दागा नहीं। तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि सब कोई नहीं नहीं एक नहीं। एक्सपेरिमेंट किया है उसमें दागा पड़ जाता है बोल के, ऐसा है, इसलिए क्वेश्चन आया है बस। हाँ, यूज कर अभी सकता है ऐसा देख। बायोएंजाइम से इतने सारे प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। हम्म, आपको जो केमिकल क्लीनर्स में जो फ्यूल चाहिए, जो झाग चाहिए, जो चीज़ चाहिए, तो हर हम्म, बायोएंजाइम के क्लीनर्स में आपको मिलने जा रही है। और उसमें जो यूज़ हो रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, वो सब पूरे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है। और उसी मात्रा में आपको उसकी सफेदी मिल रही है। आपको झाग चाहिए वो भी सब मिल रहा है। और ये ऑर्गेनिक झाग होने की वजह से एक हमने पाया है कि जो केमिकल का झाग है जो नदियों में जा रहा है, तो आपने देखा होगा दिल्ली में या सब जगह, तो वो एक पहाड़ तैयार हो रहे झाग के नदी के ऊपर। लेकिन जब बायोएंजाइम के प्रोडक्ट या बायोएंजाइम का झाग एनवायरनमेंट में जाता है, या आप जहाँ भी उस कपड़े भी धो रहे हैं, आप यदि बकेट में बायोएंजाइम का समझो बायोएंजाइम से यूज करके जो लिक्विड डिटर्जेंट बनाया है, यदि आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआत में वो सब झाग दिखेगा, आपको जितना केमिकल में मिलता है उतना ही झाग दिखेगा। लेकिन कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं कि वो पूरा झाग सेटल हो जाता है, एकदम न्यूट्रल हो जाता है। अगला क्वेश्चन था, हाँ हम बायो एंजाइम को केमिकल फर्टिलाइज के जगह में यूज कर सकता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। हमने लगभग 2000 फार्मर्स को इस पे बायोएंजाइम पे लाया है कि फार्मिंग के लिए। शुरुआत में जैसे लोग फार्मर जो है फर्स्ट उसको बिलीव नहीं करते, वो क्या करते हम्म, हैं कि 50% हम केमिकल यूज करेंगे, 50% आपका यूज करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप करके देखिए। फिर उन्होंने देखा है कि केमिकल फर्टिलाइजर की कुछ जरूरत ही नहीं हो रही है। हम्म, सेकेंड ईयर से उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर ही बंद कर दिया। उनका इनकम भी बढ़ा है, केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा कम हुआ है। और इसका जो मट्टी, इसका जो क्वालिटी भी है सॉइल का, वो भी इम्प्रूव हो रहा है। और इसका जो टेस्ट है, एक बायोएंजाइम का एक मैं खासियत बताता हूँ एग्रीकल्चर में। जो प्रोडक्ट्स उस या जो क्रॉप्स इससे बढ़ रहे बन रहे हैं या उस फार्म में तैयार हो रहे, तो उसकी टेस्ट जो है वो एक अल्टीमेट टेस्ट आपको मिल रही है। यदि वो कोई फल रहा, तो फल की मिठास जो है वो बहुत अच्छी तरह से है। यदि कोई पल्सेस रहे तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अबव 40-50% आपको मिल रहा है। इस तरह से एक बहुत अच्छी तरह जो कस्टमर को क्या चाहिए, टेस्ट अच्छा चाहिए। तो ये बायोएंजाइम से जो बना हुआ जो क्रॉप है या कोई भी फार्म का प्रोडक्ट है, वो एक बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। आप खुद इसको जब यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट बता रहा है। हम्म। अभी अगला क्वेश्चन है, हाँ ये पेक्युलर क्वेश्चन है। हाँ अभी हम लोग समुद्र को साफ करने के लिए बायो एंजाइम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा ये स्टोरी बताता हूँ मैं। डॉक्टर रुसुकाम, जिन्होंने ये बायोएंजाइम की खोज की थी, जो 90 डेज का जो बताया था, जो पुराना बायोएंजाइम है। और ये 45 डेज की खोज हमारी खुद की है, हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की है खोज है, हमारी खुद की खोज है। तो रुसुकान का एक किस्सा सुनाता हूँ। वो थाईलैंड में साइंटिस्ट है, नेचुरल रेमेडी पे काम करके। तो उन्होंने क्या किया है वहाँ पे, उनके जो
ये डिपार्टमेंट है, कोस्टल डिपार्टमेंट या जो मराइन डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके उनका जो पोल्यूटेड ये था बीच था, उसके ऊपर उनके साथ मिलके बायोएंजाइम यूज करना शुरू किया। तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि पोल्यूशन तो कम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा एक बहुत एडवांटेज क्या दिख रहा है वहाँ पे, जो बीच पे बायोएंजाइम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो बीच का वाटर का टेम्परेचर जो है वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, एकदम एक अच्छी तरह से हम उसको स्विम कर सकते हैं इस तरह से। और उसी बीच के बाजू 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जो बीच है, वहाँ पे देखा, उन्होंने पाया कि वहाँ का टेम्परेचर एकदम अलग है और यहाँ का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। यानी कि समुद्र के इसमें भी बायोएंजाइम ये सब इसमें बहुत अच्छा यूज हो सकता है। और इस तरह से हम इसमें कर भी सकते हैं। हमारे जो जैसे उन्होंने उनका जो कोस्टल डिपार्टमेंट यूज करके या मराइन डिपार्टमेंट को यूज करके किया है, उस तरह से हम हमारा भारतीय डिपार्टमेंट को भी साथ में लेके इसको बढ़ावा दे सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, कोई पूछा है, सिटी का नाला या नदियों को क्लीन करने में बायोएंजाइम यूज करने के लिए कुछ भी परमिशन का जरूरत है क्या? नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, 1974 में वाटर एक्ट जो अभी गवर्नमेंट का वाटर एक्ट है वो 1974 का है। उस टाइम शायद नदी का पोल्यूशन उतना नहीं रहा होगा, तो उस वजह से हम्म। उस टाइम नदी के पोल्यूशन के ऊपर वाटर एक्ट में वहाँ पे कोई अलाउड भी नहीं दिखा है। और ये भी है, मतलब उसको नदी के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड ही समझते हैं कि 1974 वाटर एक्ट के तहत हम नदी के ऊपर ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन हमने जो किया है वो एक पब्लिक मूवमेंट बोल के किया है, तो हमें वो कोई उसको पब्लिक मूवमेंट को रोक नहीं सकता है। इस तरह से हमने किया है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं नाला हो गया, तालाब हो गया, उसको वो वाटर एक्ट में ही है कि आप इसको बायो एंजाइम से बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हर लोकल अथॉरिटीज को ऐसे आदेश दिए हैं या उनको लास्ट वार्निंग दी है कि आप इसको बायो रेमेडिएशन कीजिए। और बायो एंजाइम इज द बेस्ट। हमने उड़ीसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भुवनेश्वर में इसका एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो उन्होंने शुरू करने से पहले उनका पूरा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग हुआ, उनको ये सब पूरा सब बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके रिपोर्ट्स है, एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब से है, हम सब ये सहमत है, लेकिन हम जब तक खुद हमारे लैब में इसको यूज करके नहीं देखेंगे, हम खुद हमारा रिजल्ट नहीं देखेंगे, तब तक हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने उनको कहा कि आप सैंपल लेके आइए और उसका पहले मुझे एनालिसिस रिपोर्ट बताइए, उसका बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डीओ क्या है, पीएच क्या है, तो सब उन्होंने बताया। तो मैंने उसके ऊपर कैलकुलेट करके कहा कि आप उसमें इतने इतने ड्रॉप बाइंजाइम एक्टिवेट करके डाल दीजिए, हर हर 24 घंटे के बाद रीडिंग लीजिए। तो हमने पाया कि 3 दिन के बाद जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जीरो था वो नाले का, वो बढ़ के 3 दिन में 1.5 पीपीएम तक गया। और बीओडी सीओडी जो था तो वो 3 दिन के अंदर 83% रिड्यूस हुआ। तो हम तो हमारे जो क्लेम था कि हम 70% ही क्लेम करते थे, और उन्होंने कहा था कि यदि 50% भी हमारा बीओडी सीओडी कम होता है तो हम ये टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करेंगे। तो उनके लैब में उन्होंने पाया कि 83% बीओडी सीओडी कम हुआ है। एक थोड़ा सा बीओडी सीओडी के बारे में जो लोग जानते नहीं उनके लिए बताता हूँ। बीओडी सीओडी एक ऐसे पोल्यूशन की टर्म है कि जो वाटर पोल्यूशन जिससे हम मेजर करते हैं। तो सिंपल है, उसमें क्या बताता है, कोई भी बायोलॉजिकल मैटर है जो पानी में जाता है या कोई एनवायरनमेंट में रहता है, वो डिग्रेड करने की इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देता है। तो डिग्रेड होने के लिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। जब पानी में का ऑक्सीजन जितना कंज्यूम करता है, वो जो मेजर किया जाता है उसको हम बायोलॉजिकल मैटर, जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी कहते हैं। यानी कि वो डिग्रेड होने के लिए पानी में का ऑक्सीजन खा जाता है और पानी का ऑक्सीजन कम करता है, तो वो बीओडी। जब केमिकल पानी में जाता है वो भी वही होता है, डिग्रेड करने की प्रोसेस शुरू कर देता है खुद को, तो वो भी पानी में का ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, तो वो कहते हैं हम सीओडी। तो ये दोनों टर्म्स वाटर पोल्यूशन में बहुत बड़े इस पे यूज होता है। और उसी पे हर कोई उसमें समस्या का समाधान बीओडी सीओडी पे रिड्यूस करने पे ही ढूंढता है। तो हमने पाया वांजे इसके इनके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 83% रिजल्ट दे रहा है। बाद में यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लगभग ऐसे 60 नालों पे इस पे काम शुरू किया है वाइंजाइम से। तो उसमें वहाँ पे भी एनजीटी, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर, तीनों अलग अलग एजेंसी उसी नाले पे पोल्यूशन मेजर कर रहे हैं कितनी मात्रा में कम हुआ है।
तो उसमें हमने पाया है कि जो डोसिंग पॉइंट से लेके आधा किलोमीटर के बाद, हाफ किलोमीटर के बाद में उन्होंने पॉइंट, जैसे डोसिंग से पहले का सैंपल कलेक्ट किया और डोसिंग के बाद आधे किलोमीटर के बाद, तो उन्होंने पाया कि अराउंड बायोएंजाइम से जो बायोरेमिडिशन हो रहा है, तो अराउंड 70% बीओडी सीओडी रिडक्शन हो रहा है। और ये अगला नॉलेज से क्वेश्चन है। हम ऑफिशियली इसको लीगली यूज कर सकते हैं, और हर लोकल बॉडीज को ऐसे ये एनजीटी की तरफ से ऑर्डर्स आए, उनको लास्ट लास्ट वार्निंग है, वो फाइन भर रहे हैं एनजीटी को। अगला क्वेश्चन है, कोई पूछा है, पीने का पानी में किससे बना बायोएंजाइम यूज कर सकता है? और एक हाँ, क्वेश्चन है, इसके बारे में बायोएंजाइम हम हाँ हार्ड वाटर को हार्ड वाटर में भी यूज कर सकता है क्या? हाँ, सलाइन वाटर, हार्ड वाटर यूज कर बिल्कुल सकता है क्या? बिल्कुल, इसमें हार्डनेस वाटर की कम हो जाती है। अभी हम्म, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, सोर्स है, जो बहुत जगह टैप वाटर, बोरवेल से पानी आता है, जिसका टीडीएस या हार्डनेस बहुत बड़े मात्रा में बढ़ा, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। यदि हम हमारे जो वाटर सोर्सेस है कंज्यूम करते हैं जहाँ से, वहाँ पे यदि बायोएंजाइम यूज़ करते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ का भी हार्डनेस वाटर का कम हो रहा है। और एक बताता हूँ, इसके ऊपर इतना सारा रिसर्च चल रहा है, इसमें चाइना और जापान बहुत अच्छी मात्रा में लीड दे रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे रिजल्ट पाए हैं, और चाइना के कुछ इंडस्ट्रीज है, वो आज इंडिया में एक कोलकाता में 108 एंजाइम बोल के एक कंपनी, चाइना की कंपनी है, कोलकाता में उन्होंने यूनिट डाला है, वही बायो एंजाइम ही बनाते हैं, 2,000 रुपये पर लीटर बेचते हैं एज अ फंक्शनल फूड बोल के, फूड सप्लीमेंट बोल के। वो खाली सवेरे शाम 10 ml बायो एंजाइम एक गिलास पानी में यूज करके यदि पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट के लिए वो बहुत अच्छा मात्रा में काम कर रहा है। कुछ हमारे इंडिया में हमारे जो हमारे साथी है जो काम कर रहे हैं, वो कैंसर पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारे कैंसर के जो काम कर रहे हैं उन साथियों को कैंसर पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट बायो एंजाइम का मिला है। जो पेशेंट को हल्दी का बायो एंजाइम, जो नेचुरल हल्दी है, तो उस जो हल्दी का जो ये रहता है, तो उससे बना हुआ बायो एंजाइम जो है, वो बायो एंजाइम देने की वजह से हमने पाया है कि उसका कैंसर का ग्रोथ स्टेज रुक गया है। क्योंकि 4 महीने में हम ये नहीं कह सकते कि रिवर्स हुआ है, लेकिन ग्रोथ रुक गया है। तो वैसे ही ये बायोएंजाइम जो है हल्दी का, जो स्किन डिसीज के लिए कुछ रिजल्ट्स हमने पाए हैं कि बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स है, ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, हर एक के स्किन में हल्दी का बायोएंजाइम या बायोएंजाइम बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट बता रहा है। हाँ, अभी अगला क्वेश्चन कोई पूछा है, हाउ सॉइल कार्बन कंटेंट इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बायोएंजाइम? हाँ, सॉइल कार्बन, जैसे हमने बताया कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जब सॉइल में जाता है, तो सॉइल में भी उसको फूड अवेलेबल रहता है, उस वजह वो फूड को कंज्यूम करके उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से सॉइल कार्बन बढ़ते रहता है। और जो सॉइल में एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जिस सॉइल में जो काऊ मैन्योर है या कुछ हम इस तरह से जो यूज़ करते हैं हमारे फार्मिंग में, यदि हम उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे काऊ डंग या इस तरह से, तो उसमें हमने पाया है कि बायोएंजाइम का रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट है। जैसे आप नेचुरल फार्मिंग में आपको एक ये टर्म मालूम है, जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब काउडंग के यूज से बनते हैं, बनाते हैं। जिस फार्मिंग में जीवामृत घन जीवामृत यूज होता है, तो उसके साथ यदि हम बायोएंजाइम यूज करते हैं, तो हमने पाया है कि वो नेचुरल फार्मिंग वाले का फार्मर का क्रॉप यील्ड भी 30-40% बढ़ा है। बढ़िया। एक और क्वेश्चन है, ग्लास बॉटल में हम लोग बायोएंजाइम बना सकता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ग्लास बॉटल या स्टील या किसी कंटेनर में वाइन एंजाइम नहीं बना सकते। जैसे मैंने आपको कहा है कि वाइन एंजाइम बनते समय ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, गैस को बनाता है, और गैस का एक प्रेशर उसका अंदर बिल्ड होते रहता है। तो गैस का प्रेशर को स्टैंड उसको रेजिस्ट करने के लिए या उसको स्टैंड स्टैंड होने के लिए प्लास्टिक कंटेनर इज द बेस्ट। वो खुद प्लास्टिक क्या होता है कि अंदर का प्रेशर भी बढ़ा, तो उसको प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए खुद साइज
बोले तो उसका शेप ये कर सकता है या कुछ उसको ब्रेक नहीं होने देता है। यदि हम ग्लास का कंटेनर यूज करते हैं, ग्लास बॉटल यूज करते हैं, तो हमने ये पाया है कि जब गैस का प्रेशर बढ़ता है तो वो दूसरा कुछ होता नहीं है, आपका गैस का कांच का बॉटल उसको ब्रेक कर देता है वो प्रेशर, जिससे आपका वो बाइंस वेस्ट हो जाता है। और एक क्वेश्चन है, क्या हम लोग होममेड कर्ड से बटर मिल्क बना के उसको यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल 100%। सभी ने एक और अच्छा पूछा है, एक बार जो बायो से हम लोग बनाता है उसका एक बार बोल सकता है क्या फिर से कैसा बनाने का बोल के, एक बार और एक बार? स्लाइड शो करो या बोल दो खाली? नहीं नहीं, ऐसा ही बोल दीजिए बस हाँ एक बार। ठीक है, उसका एक रेशो लिख लीजिए, 1 पार्ट जागरी, या सिंपल फॉर्म में बताता हूँ, आपके घर में आप उसको पार्ट में या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते, यदि हम्म। आपके घर में सब इसके स्टील के कटोरिया वगैरह सब रहते हैं ना, सब्जी वगैरह हम जो यूज करते हैं, तो 1 कटोरी हमने गुड़ लिया, तो 1 कटोरी छाछ यूज करने है, 3 कटोरी हमें ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करना है, जिसमें हमें फ्रूट वेस्ट, फ्रूट खाने के बाद जो छिलके रहते वो यूज करना है। बाद में फिर जो फूल हम पूजा के लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट डे उसको फेंक देते हैं या कोई नदी में जाके विसर्जित करता है, वो करने के बजाय वही निर्माल्य बाइंजाइम में यूज करते हैं तो भी बाइंजाइम बनेगा। और 3 कटोरी हमने ऑर्गेनिक वेस्ट लिया है, जिसमें हम अलग से भी कर सकते हैं, समझो हमें जैसे हल्दी का बनाना है तो खाली कच्ची हल्दी जो रहती है उसका 3 कटोरी कच्ची हल्दी लीजिए, या 3 कटोरी कोई भी एक सिंगल फ्रूट का छिलका ले सकते हैं, या मिक्स भी आप ले सकते हैं, और 10 कटोरी पानी। और इसका एक सिंपल फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, कितना लीटर बनाना है उस लीटर से हमें उस तरह से उसको जार लेना चाहिए, और वो जार में 20% जगह जो है उसको खुली रहनी चाहिए, जिससे वो गैस को एक्यूमुलेट होने के लिए जगह रहे। कभी भी बाय एंजाइम जो भी आप बॉटल में या कोई कैन में बना रहे, उसको एकदम 100% पूरा भरिए मत, उसमें 20% जगह खुली रखनी चाहिए। तो एक सिंपल फार्मूला है। तो मुझे समझा मेरा टारगेट है, मुझे 10 लीटर बाय एंजाइम बनाना है बस। तो मैंने क्या किया है, 20 लीटर का कैन लिया है वाटर का, तो उसमें क्या किया है, 10 लीटर पानी लिया है, 1 किलो गुड़ लिया है, 1 लीटर छाछ लिया है, 3 किलो ऑर्गेनिक वेस्ट लिया है। इस तरह से है, हमने 10 लीटर का बाइंजर हमें मिल जाएगा, 10 लीटर के ऊपर ही मिलेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि 15 to 20% जगह फ्री रहनी चाहिए कंटेनर की। बीच में एक बार मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि समय की मर्यादा को देखते हुए अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। दो चार प्रश्न हम शायद ले लेते हैं, लेकिन बाकी प्रश्नों के लिए और प्रैक्टिकल के लिए एक कार्यशाला हम और रख लेते हैं, और एक हफ्ते बाद ही रख लेते हैं, और उस कार्यशाला का लिंक भेज दिया जाएगा, क्योंकि 10 बज रहे हैं और 4-5 प्रश्नों से ज्यादा लेंगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो केशव जी, आप 4-5 प्रश्न और ले लीजिए। हाँ, उससे पहले एक खाली मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, क्योंकि हाँ, कोई भी समस्या का समाधान जो है वो एक्सपर्ट के पास रहता है। अभी आप जब बनाते हैं खुद पहली बार, या कभी जो हमने जब बाइंजाइम बनाना शुरू किया, लोगों को बताया, तो उसमें के 90% लोग बाइंजाइम बनाना फेल हुए। तो वो सबसे बड़ी समस्या रहती कि वो जब उनका जो प्रॉब्लम आता है तब वो फोन नहीं करते, फोन करके उसकी समस्या का समाधान नहीं लेते, इस वजह से वो छोड़ देते फिर बाइंजाइम बनाना। तो आप छोड़िए मत, मेरा नंबर लिख लीजिए, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9422174647। रिपीट करता हूँ, 9422174647। एक और आखिरी क्वेश्चन है, हाँ एक आखिरी क्वेश्चन है। जो अभी बायो एंजाइम बनने के बाद जो वेस्ट मिलता है हमको, हाँ, उसको डायरेक्टली हम कंपोस्ट जैसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको और एक बार कंपोस्ट करना पड़ेगा? नहीं, उसमें आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सॉइल मिक्स कीजिए, क्योंकि एसिडिक नेचर हम्म। रहता है, आपके प्लांट्स को थोड़ा सा डैमेज कर सकता है ये, एसिडिक नेचर होने की वजह से प्लांट्स को। तो आप उसको मिट्टी के साथ मिला के 12 घंटे या 24 घंटे के बाद यूज कर सकते हैं।
इतना ही क्वेश्चन था। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। किसी के पास और क्वेश्चन होंगे तो मुझे कुछ समस्या नहीं है। और 10 मिनट हाँ, भी आप उन्होंने कंटिन्यू किया तो मेरे पास टाइम है अवेलेबल, कोई अर्ज। एक बार देखता हूँ और एक बार। सर बायोएंजाइम एग्रीकल्चर प्लास्टिक के के लिए साथ रिएक्शन होता है क्या? एक और एक क्वेश्चन आया है। क्या क्या? रिपीट रिपीट। बायोएंजाइम प्लास्टिक के बायोएंजाइम प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करता है क्या? हाँ, क्योंकि ये एसिडिक नेचर है, वो रिएक्शन तो करेगा ही। सर एक चीज पूछना चाह रही थी। हम्म, हेलो। हाँ, एक खाली वो पहले बोलिए क्वेश्चन में बोलिए। थोड़ा एक एडिशन उसमें इंफॉर्मेशन बताता हूँ। जब बायोएंजाइम रेडी होने के बाद हम जो कंटेनर में रखते हैं, या प्लास्टिक कंटेनर हमें अवॉइड करना चाहते हैं, तब उस टाइम आप ग्लास कंटेनर या कोई स्टील कंटेनर यूज कर सकते हैं। खाली कि उसको एयर टाइट रखना थोड़ा जरूरी है। सर सनलाइट में रखना चाहिए या शेड में? क्या क्या रिपीट कीजिए। सनलाइट में रखना चाहिए इस बॉटल को 45 डेज तक या शेड में? नहीं नहीं, खाली छांव में रखना चाहिए। कोई ये नहीं है, उसकी सनलाइट की जरूरत नहीं है या कोई डार्क रूम की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल लाइट में, नॉर्मल लाइट इसमें चलेगा। आप आपके गार्डन में यदि कोई पेड़ है उसके नीचे भी आप रख सकते हैं, बेसिन के नीचे रख सकते हैं, सिंक के नीचे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, गैलरी में रख सकते हैं, कहाँ भी रख सकते हैं। सर टेम्परेचर डिफरेंस का भी फर्क आएगा इवन इफ इन शेड, तो भी टेम्परेचर जो होता है वो कभी कभी बालकनीज में हमारे फ्लैट्स में जैसे काफी ज्यादा हाई हो जाता है बिकॉज सनलाइट काफी ज्यादा हो जाती है तो। हाँ, तो वो भी बताता हूँ कि जो हमने बाय एंजाइम ईटीपी जो शुगर फैक्ट्रीज के ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ किया है, उसका जो वेस्ट वाटर है उसका टेम्परेचर वहाँ पे अराउंड 90 या 100 डिग्री तक भी चले जाता था। तो वहाँ पे भी बायोएंजाइम काम करता है, यानी कि बायोएंजाइम टेम्परेचर आप 0 डिग्री रहे या 100 डिग्री रहे, ये बायोएंजाइम का जो बैक्टीरिया है वो उस पे उसका सर्वाइव करता है। ये इतने टफ कंडीशन में बनता है बायोएंजाइम। और बायोएंजाइम बनाते समय कृपया, कोई कहेगा कि आपको ग्राइंड करके या बारीक करके छिल के डाल दो तो बहुत अच्छा बनेगा, कभी भी ध्यान रखिए कि ग्राइंड करके ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर मत डालिए। इतना कर सकते हैं कि आप छोटे टुकड़े उसमें करके डाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह उसको ग्राइंड करके मत डालिए। और एक क्वेश्चन था, हाउ टू प्रिपेयर टर्मरिक बायोएंजाइम। हाँ, जो हल्दी का बायोएंजाइम बोला ना, उसको कैसा प्रिपेयर करने का बोल के। वो कच्ची हल्दी जब मार्केट में आती है, जो प्रोसेस होने से पहले जो सॉइल से निकलती है, वो सॉइल से जो हल्दी निकलती है ना, उसके जो हल्दी के जो ये रहते हैं, तो उसको कोई प्रोसेस नहीं किया जाता है। वो कच्ची कच्ची हल्दी जो रहती है, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर के जगह कच्ची हल्दी को थोड़ा सा कूट के बाइंजाइम के इसमें डालते हैं, और वो बाइंजाइम बनता है हल्दी का। प्रोसेस हल्दी का नहीं, जो हम हल्दी पाउडर यूज करते हैं ना उसका नहीं, जो कच्ची हल्दी जो हमारे फार्म से आती है, प्रोसेस करने से पहले, जैसे अदरक के जैसे दिखती है, देखो। सर बायोएंजाइम बनने के बाद जो उसका रेजिड्यू बचता है, तो क्या हम उससे दोबारा से बायोएंजाइम बना सकते हैं? नहीं, उसमें कुछ रहता ही नहीं है, उसमें बैक्टीरिया ने उसमें पूरी तरह उसको कंज्यूम किया है। उसमें वेस्ट में ज़्यादा आपको कुछ फायदा नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि जब ये प्रोसेस हो रही है तो उसके ऊपर एक एक वाइट लेयर आपको दिखता है कभी कभी बायोएंजाइम बनाते समय। तो वो वाइट लेयर जो रहता है, किसी को लगता है कि ये फंगस लग गया है इसको। फंगस नहीं रहता है, वो नेचुरल ईस्ट रहता है। वो नेचुरल ईस्ट हम यदि हमारे हमारे अगले लॉट में हम यूज करते हैं बायोएंजाइम बनाने के, तो वो शायद उससे हमें बायोएंजाइम 30 डेज में भी मिल सकता है। 45 डेज के रिड्यूस होकर 30 डेज में मिल जाता जी जी। सर इससे राजस्थान का जैसे सलाइन वाटर है, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है? है। हर वाटर को, हर कंडीशन, हर एडवर्स कंडीशन को न्यूट्रलाइज करता है बायोएंजाइम। बायोएंजाइम नेचर को रिस्टोर कर रहा है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये
इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का एक बहुत अच्छा समाधान है बायोएंजाइम। हम्म। आपका कोई भी किसी भी तरह से एनवायरनमेंट रहो, एकदम कोल्ड रहो, हॉट रहो, कोई कैसे भी रहो, तो उसको ये ट्रीट करेगा, किसी भी तरह का हम्म। न्यूट्रल करेगा उसको। सर नमस्कार। हाँ सर बताइए। जो हम एक्टिवेटेड बायोएंजाइम बनाते हैं, हमने ड्रम में 12 घंटे हाँ के लिए बायोएंजाइम हाँ मिला के टाइम कर दिया, हाँ वो सर कब तक रखा रहता है? मतलब हम कब तक, कितने टाइम बाद तक उसको यूज कर सकते हैं? हाँ, वैसा कुछ नहीं। उसका जो मैक्सिमम जो ग्राफ देखा है हमने, 10-12 घंटे के बाद जो है एकदम पीक लेवल पे रहता है माइक्रोवेल काउंट का ग्राफ। उसके बाद थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ा वो तो रिवर्स आ जाता है। लेकिन सबसे हाईएस्ट ग्राफ हमें मिला है 10 to 12 आवर्स के बाद का, जो माइक्रोवेल काउंट का है। उसके बाद का जो भी मिला है वो भी अच्छा है। उसको 10-20% कम हो जाता है। लेकिन वो शायद मुझे लगता है कि आप उसको 2 साल के बाद भी यदि रखेंगे तो उसका माइक्रोवेल काउंट, बोल तो माइक्रोवेल काउंट नहीं बोल सकता, लेकिन एफिकेसी आपको अच्छा देता है। जैसे हमने एयर प्यूरिफिकेशन के लिए देखा है, एयर प्यूरिफायर बनाया है, 2 साल के बाद भी वही एयर प्यूरिफायर अच्छी तरह काम कर रहा है। सर बायो एंजाइम बनने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है, उसको हाँ हम सुखा के एज अ कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं? हाँ, वही नहीं, वही बताएगी उसको। कंपोस्ट सबसे बेस्ट उसका यूज कंपोस्ट में है, इसमें नहीं, जीरो वेस्ट। उसको पहले सुखाना पड़ेगा या मतलब लाइक हम नहीं, सीधा? सॉइल के साथ मिक्स करना है आपको खाली। सॉइल के अच्छा, साथ मिक्स सॉइल के साथ में। ओके। मिक्स कीजिए, सुखा। ओके सर। सॉइल के साथ मिक्स किया तो वो सूख ही गया लगभग 12 24 घंटे में। गुड इवनिंग सर। थैंक सर यू सर। सर वो हाँ सर, मेरा एक हेलो। क्वेश्चन था कि जब हाँ हम बताइए परेश जी, परेश जी बताइए। सर जी नमस्कार, मैं सूरत गुजरात से बोलता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। मैंने मेरे जैसे मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, हाँ हाँ तो मैंगो के लिए मैंने जैसे फ्लावरिंग के लिए अपना नींबू का हाँ। बायो एंजाइम बनाया था, हाँ, अच्छा। तो राजीव कपूर जी की वो देख के। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब वो फ्लावरिंग फ्लावरिंग के टाइम पे अगर स्प्रे करते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और जब वो पकने को तैयार होता है उस टाइम के लिए मैंने बीर्व रसायन बनाया था, हाँ। तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हम्म। तो इसमें और काफी कुछ सीखना है, तो कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो क्या आप? जैसे डिटर्जेंट बनाने के लिए, फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाने का है तो कुछ आप ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे? हाँ, हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। हाँ जी, तो आपका कांटेक्ट करूंगा फिर मैं। चलेगा ना। हम तो यही चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी घर में हमारे भी, पास है। हमें इसको ये नहीं जैसे घर चाहते में कि भी हम हमारे पोछा पास ये लगाते हैं तो सर नमस्ते। सर पौधों के लिए कौन सा बायो एंजाइम, किस चीज का बायो एंजाइम बनाना चाहिए? सिट्रस बाइंजाइम बेस्ट है। सिट्रस, और आप केले के छिलके का भी सबसे अच्छा यूज होता है। उसका भी, केले का भी अच्छा यूज में, उसमें रिजल्ट हमने पाया है कि अच्छे रिजल्ट बता रहा है। अच्छा सर सर, बायो नीम, एंजाइम्स। नीम का, इसका, नीम या एलो, नीम। हाँ नीम का हमें एज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बोल के उसका रिजल्ट अच्छा आया है। वो तो अच्छी मात्रा में काम कर रहा है। और बायोएंजाइम में मैं बता दूं कि 80% इंसेक्ट्स जो है, जो छोटे हैं, वो कंट्रोल, या उसको, इसको ये बायोएंजाइम भगा देता है। कुछ 20% है, वो उसके ऊपर काम नहीं करता है बायोएंजाइम, लेकिन मैक्सिमम 80% हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं बायोएंजाइम से। सर बायो एंजाइम बन जाए एक बार, बाद में आपने बोला 10 दिन तक, 10 दिन तक एक बार ढक्कन खोलना है, हाँ वो वो आप फिर से बताएं, मैंने तब सुना नहीं। हाँ, जब आप बायोएंजाइम का ये सब मिक्सचर करके रख देंगे, उसको रोज पहले 10 दिन, हर दिन, उसमें जो ओके, गैस बनने की प्रक्रिया है पहले 10 दिन ज़्यादा रहती है। वो गैस ठीक है। रिलीज रिलीज करने के लिए हमें खाली जो ऊपर ढक्कन लगा है उसको 1 सेकंड के लिए खोलना है, खाली कि गैस रिलीज हो जाए। बाकी कुछ नहीं। बाकी 10 दिन के बाद आप 2 या 3 दिन के बाद इंटरवल से भी उसको खोलेंगे तो भी उतना गैस नहीं बनेगा, तो इतने बार खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
ठीक है सर। और मुझे एक दूसरी बात ये पूछनी थी कि जो जो होटल इंडस्ट्रीज में केमिकल्स यूज होते हैं, मैंने सुना है कि एक एक महीने के 35-35 हजार रुपए के सिर्फ क्लीनर्स यूज होते हैं, जैसे टाइल क्लीनर होता है और वो सब शाइन के लिए। तो वहां पे ये सब यूज हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, हमने कुछ होटल इंडस्ट्री में दिया है। जब होटल इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट आया तो उस टाइम उन्होंने जो भी केमिकल्स नाम बताया मुझे, तो मैं देख के हैरान हो गया कि होटल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा केमिकल यूज होता है। जी तो सर, पॉलिश के लिए। बहुत बहुत ही हेवी केमिकल्स यूज होता है। हाँ सर, मैंने मैंने अब हाल ही में सुना कि 35-40 हजार रुपए के सिर्फ केमिकल्स यूज होते हैं। तो उसको रिप्लेस कर देता है वाइन। उसमें अलग अलग मतलब अलग एक्यूरेसी अलग भी इतनी होती है? उनसे 80-90% तो रिजल्ट मिल जाता है, जैसे उनको तो भी chemical अच्छी से आ बात रहा है है। ना। हाँ, एटी हाँ। 90% रिजल्ट मिल रहा है। पोल्यूशन कम हो रहा है, वाटर वेस्ट कम हो रहा है। उसके उनके जो बाकी है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी प्लेजेंट रहता है वाइन से। यस सर, यस सर। और आपने जो 9-10 तरीके बताए थे कि यहाँ यहाँ बायो एंजाइम्स यूज होते हैं, तो उसमें कंडीशनर वो सब अलग अलग था, तो हाँ हाँ क्या हाँ। हर चीज अलग अलग उसमें कुछ अलग डालना होता है या सिर्फ एक नहीं नहीं सेम नहीं ही नहीं, रहता है? खाली डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड इतना ही फर्क है। और कुछ चीजें ऐसी है कि अभी जैसे हमें हैंड वॉश बनाना है, एक्चुअली ओके। बायोएंजाइम जैसे बायो सैनिटाइजर बोल के काम करता है। लेकिन हमें क्या आदत लग गई है कि हमें जब तक हमारे हाथ के ऊपर साबुन का झाग या साबुन जैसे फील नहीं आए, हम नहीं हाँ, समझते कि हाँ कि ये साफ हुआ है। साफ हुआ है। हाँ, तो एक्चुअली बायोएंजाइम बहुत अच्छा क्लीनर है। तो हमने जो रिजल्ट्स देखे हैं ना, तो जो केमिकल यार दरवाजे बंद कर, खो गई पर। 5 मिनट के बाद जो रिजल्ट बताता है बायोएंजाइम, विद इन सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रिजल्ट बताता है। लेकिन हमने ओके। क्या, आदत हो गई है ना वो झाग की, तो हम उसको उसके ऊपर भी हमने बहुत रिसर्च किया है। इसके लिए बायोएंजाइम के साथ कौन से ऐसे नेचुरल तत्व मिलाए जाए कि हमें वो झाग मिले, या जिस तरह से हमें। यस सर, यस सर। हाँ, वो सब फार्मूले रेडी है, कोई प्रॉब्लम सर ये नहीं। बटर मिल्क कौन सा लेना, कहा या बफेलो? हाँ, इसका ना छाछ का। हाँ, छाछ का। हाँ, तो छाछ की जो यूज करेंगे, हम एडवाइस करेंगे आप जो देसी गाय है, देसी गऊ है, और हाँ उसके दूध से बने वाला होगा, तो उसके हाँ बारे में थोड़ी जानकारी बताता हूँ। कि हाँ लोग कहते हैं कि क्या फर्क होता है दोनों के दूध के इससे बने वाला। तो इतने सारे पेपर्स अवेलेबल, कुछ पेपर्स अवेलेबल है इस पे गूगल पे, तो आपको हाँ देखने को मिलेगा जो काऊ के दूध से बने हुआ छाछ है, हाँ, उसका वो तो हम जीवामृत, माइक्रोबियल जीवामृत तो काउंट जो बना है, रहे हैं। माइक्रोबियल काउंट हाँ माइक्रोबियल काउंट जो भैंस के दूध से बने हुआ या इससे बने हुआ छाछ है, उससे 10 गुना ज्यादा है। आज की कार्यशाला बड़ी ही अच्छी रही, इतने सारे प्रश्न और अभी भी प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। इसी के लिए हमने एक दूसरी कार्यशाला इसी रो में रखने का प्रयत्न करने वाले हैं कि अगले हफ्ते हम एक दूसरी कार्यशाला रखें, जिसमें आपके बाकी के प्रश्नों को भी ले लिया जाएगा और भी जानकारी दे दी जाएगी। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं सोचती हूँ कि अब हमें शांति मंत्र की ओर चलना चाहिए। पूरे 10 जी। बज चुके हैं। फाल्गुनी शाह जी कोंकण प्रांत की प्रांत प्रमुख हैं कचरा प्रबंधन की, मैं उनसे कहूंगी कि वो शांति मंत्र करें। हाँ, नमस्कार। कल्याण मंत्र शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दीपक जी को मैं हृदय से आभार, आज के लिए उन्होंने जो अपना अमूल्य समय निकाला उसके लिए। और कार्यशाला हमारी बहुत ही अच्छी रही, इतने लोग जुड़े और काफी अंत तक जुड़े रहे, और प्रश्नों की बौछार तो आपने देखी है। इसीलिए हमने दूसरी कार्यशाला शीघ्र ही करने की कोशिश की। धन्यवाद सभी। शुभकामनाएं। धन्यवाद, सभी का आभार। बहुत अच्छी संख्या में उपस्थिति थी। बहुत उपस्थिति थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, सभी धन्यवाद। का आभार। राम जी की
सभी का सभी धन्यवाद। को सभी को शुभ दीपक रात्रि। सर धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका नॉलेज और ये सब। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।